नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम उमंग तरंग में। और आज हम फिर आपके सामने आए हैं एक नए विषय को लेकर। आज एक नए विषय पर हम चर्चा करेंगे और आज का विषय है हमारा एनीमिया क्या और क्यों। और इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे विशेषज्ञ डॉक्टर पूर्णिमा भाले हमारे साथ हैं। डॉक्टर पूर्णिमा भाले एक जानी मानी पोषण आहार विशेषज्ञ हैं और इसके साथ ही वो इंदौर के चोइथराम अस्पताल में डाइटेटिक्स की विभागाध्यक्ष भी हैं। पिछले 28 साल का लंबा अनुभव इन्हें प्राप्त है इस क्षेत्र में और कीटोजेनिक आहार की विशेषज्ञ भी हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय में डाइटिशियन संबंधी चलाए जाने वाले कोर्स डिजाइन भी तैयार करने में डॉक्टर पूर्णिमा का बहुत योगदान रहा है। इसके अलावा लगभग 1000 डाइटिशियंस को प्रशिक्षण देने में भी इनका बहुत योगदान रहा है। डॉक्टर पूर्णिमा भाले इसके अलावा इंडियन डाइटेटिक एसोसिएशन के इंदौर चैप्टर के अध्यक्ष भी रह चुकी हैं। इन्हें JN बोस मेमोरियल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इसके अलावा डॉक्टर पूर्णिमा के राष्ट्रीय स्तर के बहुत सारे शोध जर्नल्स में शोध पत्र भी प्रकाशित हो चुके हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और चर्चा को हम आगे बढ़ाते हैं। और मेरा पहला सवाल डॉक्टर पूर्णिमा आपसे ये है कि एनीमिया क्या है और किशोरावस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है? एनीमिया को अगर अपन साधारण भाषा में देखेंगे तो उसको खून की कमी कहा जाता है। इसका अर्थ ये होता है कि हमारे शरीर में जो हीमोग्लोबिन रहता है, खून रहता है, उसका जो नॉर्मल लेवल रहता है 12 से 15 ग्राम, उससे वो लेवल कम हो जाता है और फिर उस खून की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं। तो एनीमिया दो तरह के रहते हैं। एक तो न्यूट्रिशनल एनीमिया रहता है, यानी पोषण की कमी से होने वाला, और एक दूसरा रहता है नॉन न्यूट्रिशनल, जिसमें पोषण से संबंध नहीं रहता है। कुछ आनुवंशिक बीमारी की वजह से वो एनीमिया हो सकता है, लेकिन पोषण की कमी की वजह से जो एनीमिया खून की कमी होती है वो हमारे भारतवर्ष में बहुत ज़्यादा उसका प्रेवलेंस है, बहुत ज़्यादा है हमारे यहाँ ये समस्या। और किशोरावस्था पे इसका कोई प्रभाव पड़ता है क्या? अगर कोई एनीमिया किशोरावस्था पे ज़रूर पड़ता है। किशोरावस्था यानी वृद्धि और विकास की अवस्था है। सबसे ज़्यादा अधिक जो विकास होता है बच्चों का इसी अवस्था में होता है। तो शरीर के अंदर जितने भी पोषक तत्व रहते हैं, इंक्लूडिंग हीमोग्लोबिन और खून की कमी न होना इस समय बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि ये अपने शरीर का सबसे ज़्यादा ग्रोथ और डेवलपमेंट का समय होता है। डॉक्टर पूर्णिमा, ये तो बात हुई कि एनीमिया क्या होता है जी, और किशोरावस्था में इसके क्या प्रभाव हैं। अब मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हम स्वयं कैसे जान पाएंगे, क्या लक्षण होते हैं इसके, कि हम जान पाएँ कि हमारे शरीर में खून की कमी है? जी बिल्कुल। होता ये है कि हर बार संभव नहीं होता है कि हम डॉक्टर के यहाँ जाके उसका निदान करें। कुछ छोटे छोटे लक्षण आने लगते हैं शरीर के अंदर, तो हम खुद भी उससे पहचान सकते हैं। जैसे कि आँखों के अंदर सफ़ेदी दिखाई देने लगती है, नाखून जो रहते हैं वो वैसे सामान्य रूप से गुलाबी रहते हैं, लेकिन जब खून की कमी के लक्षण आते हैं तो सफ़ेदी लिए हुए रहते हैं। जो इसका स्किन का कलर रहता है, अपनी त्वचा का रंग रहता है, वो थोड़ा सा पीलापन लिए, सफ़ेदी लिए रहता है। लेकिन अगर सामान्य हीमोग्लोबिन वाले जो रहेंगे उनका थोड़ा सा गुलाबी सा कलर रहता है, जिससे कि हम दो लोगों को अलग से पहचान पाते हैं। ये सारे लक्षणों के साथ साथ में थकान आना, सांस फूलना, जैसे सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो सांस फूलने लगती है, बहुत जल्दी छोटे छोटे कामों में चिड़चिड़ाहट होने लगती है, थकान आने लगती है। तो ये सारे लक्षण से हम पहचान सकते हैं कि हाँ, हो सकता है कि खून की कमी हो रही हो। पूर्णिमा जी, हमारे साथ कार्यक्रम में बच्चे भी होते हैं, कुछ शिक्षक भी होते हैं और वो अपने सवाल रखते हैं, तो हम आगे के सवाल बच्चों और शिक्षकों से लेते हैं। अगला सवाल एक शिक्षक की तरफ से आ रहा है। जी बिल्कुल। मेरा आपसे एक प्रश्न था कि अक्सर एनीमिया की प्रॉब्लम महिलाओं में ही क्यों पाई जाती है? पूर्णिमा जी, इसी सवाल के साथ मैं भी अपना एक सवाल जोड़ रही हूँ कि जैसा इन्होंने कहा कि महिलाओं में देखी जाती है एनीमिया की समस्या, तो क्या ये समस्या पुरुषों में भी देखी जाती है? क्या लड़कों में भी ये समस्या होती है? जी बिल्कुल। देखिए, महिलाओं और पुरुषों दोनों में खून की कमी होने की संभावनाएं रहती है, पर ये जो एडोलेसेंट गर्ल, किशोरावस्था वाली जो लड़कियां हैं, उस समय जो माहवारी की शुरुआत हो रहती है, उस समय शरीर में जो रक्तस्राव की वजह से खून की कमी का अंदेशा ज़्यादा होता है लड़कियों में, महिलाओं में प्रेगनेंसी की वजह से। और वैसे तो पुरुषों में भी, अपने यहाँ भारतवर्ष में पुरुषों में भी है खून की कमी एनीमिया का।
लक्षण उनमें भी दिखाई देते हैं, पर महिलाओं में इसी वजह से ज़्यादा होते हैं, माहवारी और प्रेगनेंसी की वजह से ज़्यादा ये लक्षण दिखाई देते हैं। लेकिन पुरुषों में भी होता है? होता है, बिल्कुल होता है। लड़कियों के विषय में एक बात मैं किशोरावस्था में एक और बात करना चाहती हूँ कि किशोरावस्था में जो लड़कियां हैं उनकी विशेष तौर पर आयरन की रिक्वायरमेंट और ज़्यादा बढ़ जाती है, चूँकि वो ये हमारी आगे की प्रोस्पेक्ट मतलब होने वाली जो माताएं हैं ये बनने वाली हैं, तो इनके पोषण का ध्यान रखना हमारे लिए और ज़्यादा ज़रूरी है। जो महिलाएं खून की कमी से ग्रसित होती है, आगे जाके जब वो माँ बनती हैं तब उनके बच्चे के ऊपर इसका बहुत ज़्यादा बुरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए ख़ास तौर पर लड़कियों को अपने पोषण संबंधी चीज़ों का, आयरन युक्त आहार का बहुत अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस उम्र में लड़के और लड़कियां दोनों को ही खून की कमी ना हो, उसके लक्षण ना आए, जिससे कि वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस पढ़ाई में और सभी तरह से वो कर पाएंगे। आगे अनीमिया के बारे में कुछ छात्र अपने सवाल पूछना चाहते हैं पूर्णिमा जी, तो हम छात्रों के सवाल लेते हैं। जी, मुझे अक्सर थकान होती है, कभी कभी सांस फूलने लगती है और कभी कभी चक्कर भी आने लगते हैं, इसका कारण क्या है? देखिए, बहुत सारे कारण होते हैं इस तरह के लक्षणों के, लेकिन आमतौर पे ये देखा गया है कि खून की कमी हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि जो आहार संबंधी जो गलत धारणाएं चली आती है, जो संपूर्ण आहार नहीं लिया जाता है किशोरावस्था में, उसकी वजह से धीरे धीरे वो खून की कमी जब बढ़ के सीवियर एनीमिया में, मतलब और जटिल एनीमिया में परिवर्तन जैसे जैसे होने लगता है, वैसे वैसे हीमोग्लोबिन कम होने पे ये सारे लक्षण दिखाई देते हैं। जो माइल्ड एनीमिया रहता है उसमें कम लक्षण दिखाई देते हैं, आमतौर पर ऐसा लगता है कि हाँ सब ठीक चल रहा है। जब दूसरा लेवल क्रॉस करने लगते हैं तब ये लक्षण बढ़ने लगते हैं। जब तीसरा सीवियर एनीमिया वाला लेवल आने लगता है, अंदर ही अंदर पता नहीं चलता, लेकिन सांस फूलना, थकान आना, चिड़चिड़ होना, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं कर पाना, ये लक्षण फिर बढ़ने लगते हैं। पूर्णिमा जी, रक्तदान को भी लेकर हमारे समाज में बहुत सारी भ्रांतियां देखने को मिलती हैं, तो इसी से संबंधित एक अगला सवाल हमारे छात्र पूछना चाहते हैं। मेरा यह प्रश्न है कि हमें रक्तदान करने के लिए प्रेरित किया जाता है, मगर मुझे डर लगता है कि कहीं इससे एनीमिया ना हो जाए। जी, इसमें यह है कि सबसे पहले जो रक्तदान वाली जो संस्थाएं रहती है, ब्लड बैंक्स रहती है, वो तब तक किसी का ब्लड नहीं लेंगे जब तक उनको ये नहीं पता चल जाता कि सामने वाले जो डोनर है उनको कोई बीमारी तो नहीं है, उनकी खून की कमी के लक्षण तो नहीं हैं। ये सारी चीज़ों की तहकीकात किए बिना और कितने समय पहले उन्होंने ब्लड डोनेट किया था ये जाने बिना वो कभी भी आपका ब्लड लेंगे नहीं। इसलिए इस बात से कभी भी नहीं डरना चाहिए। वैसे हमारे को भगवान ने ऐसी शक्ति दी है कि एक बार हमारा अगर थोड़ा सा ब्लड निकला भी जाए तो तुरंत अंदर ही अंदर हमारे बॉडी की प्रोसेसेस ऐसी रहती है कि तुरंत ही 3 से 6 महीने के अंदर जितना ब्लड निकला है वो वापस से बन जाता है। इसलिए ब्लड देने के बाद में एनीमिया हो जाए ऐसा कभी भी नहीं होता। पूर्णिमा जी, ऐसा कहा जाता है कि हम अपने भोजन में अगर सुधार लाएं तो शायद हम खून की कमी से बच सकते हैं। तो आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ऐसी कौन सी आदतें होती हैं, भोजन संबंधी आदतें, जिन्हें हम अपनी आदतों में शुमार करने से हम रक्त संबंधी समस्याओं से बच जाएंगे? जी बिल्कुल, जैसा कि अपनी संस्कृति में सच ही कहा गया है कि जैसा खाए अन्न वैसा होए तन और मन। जो मेन जो खाना है वही हमारे शरीर का सबसे बड़ी ऊर्जा का और सारे पोषक तत्वों का जो स्रोत है, जो अगर बचपन से लेके अंत तक सही रूप में लिया जाए तो हमें कम से कम बीमारियां हों, हम खून की कमी जैसे बीमारियों से आसानी से बच सकते हैं। लेकिन इसमें ये होता है कि एक पोषक तत्व के साथ में दूसरे पोषक तत्व जुड़े रहते हैं। ऐसा नहीं होता है कि केवल हम आयरन ले लेंगे हम खून की कमी से बच जाएंगे, उसके सहायक तत्व भी रहते हैं। उसके साथ में अच्छा प्रोटीन आहार लेना, विटामिन सी युक्त आहार लेना और साथ साथ में दूसरे सारे पोषक तत्वों को साथ साथ अगर लेके चलते हैं
तभी खून की कमी और बाकी सारे कुपोषण से भी बचा जा सकता है। इसलिए ये तो फैक्ट है कि अच्छा पौष्टिक आहार लेने से खून ऐसे जो बीमारियां हैं ये कभी भी नहीं होंगी। पूर्णिमा जी, आगे के सवाल फिर से छात्रों और शिक्षकों की ओर से आ रहे हैं, हम सवाल की तरफ चलते हैं। बिल्कुल। मैं यह जानना चाहती हूँ कि जंक फूड जैसे चिप्स, कुरकुरे, चॉकलेट, बिस्किट आदि बाज़ार की और मैदे से बनी चीज़ें जैसे नूडल्स, मंचूरियन, गुपचुप क्या नुकसान करती है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली होता ये है कि किशोरावस्था ऐसी उम्र है जहाँ बच्चों को ऐसा लगता है कि हम जेब में पैसे ले लें और जो भी जब बाहर निकले तो कुछ ना कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, जिसे हम मतलब हम हमारे ग्रुप के बच्चों के साथ में एंजॉय कर पाएंगे, कुछ ना कुछ दिन भर बाहर घूमना फिरना, ऐसे चीज़ों की आदतें लगाना। इसमें नुकसान ये होता है कि वो स्वाद में तो बहुत अच्छे रहते हैं पर उसमें पोषक तत्वों के नाम से ज़ीरो रहते हैं। हम बच्चों को ये कहते हैं कि क्या आपका पेट डस्टबिन है, कचरे का डब्बा, तो आप उसको ज़रूर भरिए उसके अंदर। लेकिन अगर आप ऐसी चीज़ों को बहुत पसंद करते हैं तो हम मना भी नहीं कर रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं कि पहले आप अपना घर का संतुलित पौष्टिक भोजन ले लीजिए, फिर कभी कभी संडे को या फिर कभी एक आध दिन कभी आपकी पार्टी हो तो आप ऐसे जो खाद्य पदार्थ है जिसके प्रति आपकी रुचि है वो आप उसको भी एंजॉय करते हैं। लेकिन रोज़ के आहार में कुरकुरे, चिप्स, टॉफ़ी, चॉकलेट इसको पेट में नहीं भरिए, क्योंकि ये अपने सेहत के लिए बहुत हानिकारक होते हैं और कभी कभी खाने में कोई नुकसान नहीं है। बिल्कुल। खान पान और इससे संबंधित, हमारी आदतों से संबंधित और भी सवाल आगे हैं जी। अगला सवाल लेते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि चाय और कॉफ़ी में एनीमिया का क्या रोल है? देखिए, होता ये है कि सुबह से एक जो चाय की आदत रहती है तो भूख लगने पे हम लोग क्या करते हैं कि चाय का उपयोग कर लेते हैं। दिन में कई कई बार ऐसा होता है। कई बार जब हमारे पास कुछ चीज़ें अवेलेबल नहीं रहती खाने के लिए तो हम चाय ले लेते हैं। कई बार हमको लगता है कि सुस्ती आ रही इसलिए चाय लेते हैं। कई बार दिन में 3 से 4 बार 5 बार जो लोग चाय का उपयोग करते हैं, तो चाय में, कॉफ़ी में ऐसे तत्व रहते हैं जो खून की कमी को बढ़ाने का कार्य करते हैं, उनको टैनिन्स बोलते हैं। तो ये जो टैनिन्स रहते हैं ये हमारे शरीर में जो हमने खाना खाया है या जो आयरन खाया है उसको हमारे शरीर तक नहीं पहुंचने देते। तो इसलिए ये सारे पोषक तत्वों की कमी को और ये चाय बढ़ाती है। इसलिए जो बच्चे अधिक चाय लेते हैं उनको खून की कमी ज़्यादा होती है। पूर्णिमा जी, ये तो छात्रों की बात हुई, कुछ शिक्षक भी हैं हमारे साथ जिनके मन में बहुत प्रश्न है इस विषय को लेकर, तो हम शिक्षकों के सवाल लेते हैं। मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या यदि कोई बच्चा एनीमिया की समस्या से ग्रस्त है तो क्या वो पौष्टिक भोजन लेकर इस समस्या से निजात पा सकता है? जी देखिए, ऐसा है कि जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि 3 तरह के एनीमिया होते हैं। एक जो बहुत सीवियर एनीमिया रहता है जिसमें कि हीमोग्लोबिन का लेवल 8 ग्राम से नीचे जाने लगता है धीरे धीरे, तो उसको आहार के द्वारा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे ठीक करना मुश्किल होता है। उसके लिए डॉक्टर के यहाँ जाके आपको उनकी उपचार पद्धति के अनुसार आयरन को लेना पड़ता है, एलिमेंटल आयरन लेना पड़ता है। चाहे वो आपको, उनका निर्णय रहता है कि वो टैबलेट के फॉर्म में देंगे, इंजेक्शन के फॉर्म में देंगे, आईवी के फॉर्म में देंगे, तो वो करके वो उस लेवल को सबसे पहले बूस्टअप करते हैं, बढ़ाते हैं। फिर उसके साथ में खाने के सपोर्ट से उसको आगे तक मेंटेन किया जा सकता है। दूसरा जो रहता है, जो लेवल उससे कम वाला, जिसमें कि 9 से 10 ग्राम वाला लेवल रहता है, उसमें भी आयरन की ज़रूरत पड़ती है। तो आयरन के टैबलेट्स, आयरन, फॉलिक एसिड, विटामिन सी, ये सारे टैबलेट के माध्यम से उसको खून की कमी को दूर करने का प्रयास किया जाता है, पर उसके साथ में डाइटरी सपोर्ट भी चलता रहता है। जी बिल्कुल। उम्मीद है कि हमारे शिक्षक जो थे जिन्होंने सवाल पूछा था उन्हें उनकी बात का जवाब मिल गया होगा। अगला प्रश्न भी इसी विषय को लेकर एक बच्चे की तरफ से आ रहा है, हम अगला प्रश्न लेते हैं। मैं जब आयरन की गोली खाती हूँ तो मेरा जी मचलाता है और उल्टी जैसा होता है, तो इसलिए मैं क्या करूँ? जी बिल्कुल। इसमें बहुत सारे तरह के एलिमेंटल आयरन आजकल दवाइयाँ बाज़ार में उपलब्ध हो रही है। तो आयरन
की गोलियों का टाइप अपन बदल के प्रयास कर सकते हैं। एनीमिया कंट्रोल प्रोग्राम और एनीमिया के ऊपर जितना भी काम हुआ है उसमें ये भी एक बात बहुत अच्छे से जानने में आई है कि अगर लगातार रोज़ लेने में जिन लोगों को दिक्कत आती है वो ऐसा एक दिन छोड़ के भी उन गोलियों का उपयोग करे, या फिर ऐसा कर सकते हैं कि उसको खाने के गैप को कम करे। अगर बहुत ज़्यादा खाने का, 2 खाने के बीच में बहुत गैप और एसिडिटी होने लगती है तो गोलियों की वजह से जो दिक्कत होती है वो और उल्टी, जी मचलाना, ऐसी दिक्कतें आती रहती हैं। तो समय समय पे थोड़ी थोड़ी देर में थोड़ा थोड़ा आहार लेते रहना चाहिए, या कभी अगर गैप करने से एक आध दिन छोड़ के लेने से भी फ़ायदा उसका हो जाएगा, पर उसको छोड़ना नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि पहले दिन या दूसरे दिन वो सूट नहीं होती गोली, लेकिन धीरे धीरे लेने पर अपने शरीर को उसकी आदत होने लगती है। इसलिए जब तक एनीमिया करेक्ट नहीं हो तब तक उस बात को अचानक छोड़ना नहीं चाहिए। पूर्णिमा जी, जिन लोगों को एनीमिया है जी, तो एनीमिया से ठीक होने के लिए उन्हें किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है? जी बिल्कुल। देखिए, एनीमिया से ठीक होने के लिए हम जब तीनों टेक्निक साथ साथ यूज़ करते जाते हैं, जैसे कि पहला है आहार, सही आहार। दूसरा है कि जो उनको रोकने वाले तत्व रहते हैं, जैसे कि हमने चाय के बारे में बात कर ली थी, वैसे ही हमारे जो डाइट रहते हैं, वेजिटेरियन डाइट्स रहते हैं, उसमें ऑक्जेलेट्स और फाइटेट्स रहते हैं। वो हमेशा आयरन, पर्याप्त आयरन होने के बावजूद भी कई बार ऐसा लगता है कि अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो पूरे दिन भर के आहार में बहुत सारा आयरन रह रहे हैं, पर इधर खून की कमी तो हो रही है। तो ऑक्जेलेट्स और फाइटेट्स रहते हैं, वो उसको रोकते हैं, तो उन तत्वों को दूर करते जाना। तीसरा ये रहता है कि कभी अगर हमको टैबलेट का सपोर्ट लगता है तो वो भी साथ में लेना है। जिन लोगों को टैबलेट सूट नहीं करती है वो इंट्रामस्कुलर आयरन के इंजेक्शंस लेके भी उसको लेवल को करेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आहार रहता है उसमें सुबह से लेके रात तक हमारे जो ख़ास तौर पर ये किशोरावस्था में ये बच्चे 4 से 5 आहार लेना चाहिए इन लोगों ने। जैसे सुबह का नाश्ता, दोपहर का भोजन, शाम का नाश्ता, कोई फल एक आध और रात का खाना। अगर वो ऐसे 5 आहार के अंदर अपना आयरन, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन सी इसको पूरा डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो धीरे धीरे आयरन की, जिनको खून की कमी हो गई वो ठीक हो सकती है, और जिनको नहीं है उनको आगे भी प्रिवेंशन का, रोकथाम तो हमेशा अच्छी होती है। ठीक, आपने बहुत सारा कुछ बताया कि कैसे रोकथाम करनी चाहिए। अब चूँकि बच्चों ने भी एक सवाल पूछा था कि क्या ये खाना चाहिए या ये नहीं खाना चाहिए, तो ऐसी कुछ चीज़ें आप बताएं कि कौन कौन से खाद्य पदार्थ ऐसे हैं जो हमें खून की कमी होने से बचाते हैं या जिन्हें हमें रेगुलर बेसिस में लेना चाहिए। जी जी, देखिए, आयरन 2 तरह के सोर्सेस से मिल सकता है, एक शाकाहारी और दूसरा मांसाहारी। मांसाहारी जो खाद्य पदार्थ रहते हैं उसका आयरन हमारे बॉडी में बहुत आसानी से ताकत को और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। तो वो जो आयरन रहता है, जैसे कि मटन, कलेजी और अंडे से प्रोटीन, ये सब चीज़ें उसके अंदर, डाइट के अंदर अगर लेते हैं ये बच्चे जो कि मांसाहारी है, वो ये ले सकते हैं। इससे बहुत जल्दी इनको खून की कमी दूर करने में मदद होगी। और जो शाकाहारी बच्चे हैं उनको बहुत सारी चीज़ों से आयरन मिल सकता है, लेकिन वो सोच के आहार के अंदर सम्मिलित करना पड़ेगा। पहले है कि हरी पत्तेदार सब्जियां, हरी पत्तेदार सब्जियां, पालक, मेथी, बथुआ, चौलाई, अरबी के पत्ते। तो हमारा तो ये सलाह है कि भाई अगर आपको ऐसा लगता है कि हमारे गांव में नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं मिलता, तो आजकल भारत सरकार ने एक बहुत सुंदर स्कीम निकाली है, पोषण बगिया। पोषण बगिया मतलब आप अपने घर के आंगन में उगाइए सब्जियां और उसका उपयोग करिए। उससे आपको सस्ती भी पड़ेंगी और वो जो आयरन रिच चीज़ें हैं वो आसानी से घर के घर में उपलब्ध हो जाएंगी। अब इसको कैसे खाएं? बहुत सारे बच्चों को पालक, मेथी अच्छा नहीं लगता, वो बोलते कचरे जैसे लगती सब्ज़ी, हमें नहीं पसंद है। तो उसको कैसे लेना चाहिए? उसको पालक, मेथी को बारीक काट के, पीस के, अच्छे मसाले डाल के उसको पराठे के आटे में मिला के उसके पराठे, पूड़ी, चीला, तरह तरह के व्यंजन बना के अगर वो
सम्मिलित करें आहार में तो आसानी से आयरन को बढ़ाया जा सकता है। दूसरी चीज़ है गुड़, तिल्ली और गुड़ के लड्डू। अब सीज़न आ रहा है गुड़ की गजक, गुड़ के लड्डू, तिल्ली गुड़ की पट्टी, मूंगफली गुड़ के लड्डू। खजूर में बहुत आयरन रहता है तो खारक, खजूर, मेवा सब मिला के उसके भी लड्डू बनाए जा सकते हैं। तो मौसम के अनुसार ये जो आयरन रिच चीज़ें हैं बहुत सारी उपलब्ध होती है, तो उसको बस अच्छे स्वादिष्ट तरीके के चीज़ों में बना के अपन उसको ले सकते हैं। रागी का आटा, बाजरे का आटा, इसमें भी बहुत आयरन रहता है। अगर हम हमारी जो रोटी या पूड़ी बनाते हैं नमकीन, अगर उसमें ये भी मिला देंगे तो सोने में सुहागा। 2 in 1, 3 in 1, एक ही चीज़ में सब मिला दो, एक आयरन रिच चीज़ बन जाएगी। उसके साथ में अभी जामफल का मौसम है तो एक जामफल रोज़ खाना चाहिए। उसमें होता है विटामिन सी, नींबू में होता है विटामिन सी, संतरे में होता है विटामिन सी, बहुत ज़्यादा मात्रा में रहता है। ये तो स्वाद में भी बहुत अच्छे रहते हैं। अगर ये ले लेंगे तो जो आयरन हम खा रहे हैं अपनी चीज़ों में उसका अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगा। इसलिए विटामिन सी युक्त चीज़ों का भी हमें उपयोग करना चाहिए। तीसरी चीज़ है प्रोटीन। तो नॉन वेजिटेरियन मतलब मांसाहारी आहार में तो अंडे से, मांस मच्छी से प्रोटीन बहुत अच्छा मिल जाता है, लेकिन शाकाहारी आहार में जो प्रोटीन है उसके लिए सोयाबीन का उपयोग कर सकते हैं। उसके अलावा मूंगफली के दानों का उपयोग कर सकते हैं, चना गुड़ का उपयोग कर सकते हैं, और दूध के बनी हुई थोड़ी सी चीज़ें हैं उसमें उसका उपयोग कर सकते हैं। तो कुल मिला के समझदारी से अगर अपन प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, विटामिन सी सारी चीज़ों को मिला देंगे तो चीज़ों में स्वाद भी बढ़ जाएगा और उसकी पौष्टिकता भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। उम्मीद है कि सारे सवालों के जवाब जो डॉक्टर पूर्णिमा ने दिए हैं उनसे आप लोग संतुष्ट होंगे। और आज डॉक्टर पूर्णिमा एनीमिया के विषय में बात करने हमारे साथ उपस्थित हुई थी। उन्होंने बहुत अच्छे से बताया कि एनीमिया क्या होता है, ये इसके लक्षण क्या होते हैं, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कौन से आहार यानी कौन से भोज्य पदार्थ हम अपने भोजन में इस्तेमाल करें जिससे हम एनीमिक होने से या खून की कमी होने से जो रोकते हैं, और किस तरह की आहार संबंधी आदतों में थोड़ा फेर बदल करने से ये हम अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। डॉक्टर पूर्णिमा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप हमारे कार्यक्रम में आए और इतना बहुमूल्य समय दिया और इतने सारे सवालों के जवाब दिए आपने। थैंक यू।